ईयर में हम पढ़ रहे हैं मुद्रास्फीति के बारे में। लास्ट टाइम हमने मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा क्विक रिमाइंड अप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था और आज हम थोड़ा सा और ज़्यादा क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मुद्रा के मूल्यों में सामान्यतः परिवर्तन होता रहता है और इन परिवर्तनों का देश के उत्पादन, उपभोग, वितरण तथा रोजगार पर अत्यंत व्यापक व गहन प्रभाव पड़ता है। मुद्रा मूल्य परिवर्तन दोनों दिशाओं में होता है। दोनों दिशाओं का मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है। तो हमें देखना है कि यह मुद्रा का जब ऊपर की तरफ परिवर्तन आता है, मूल्य परिवर्तन, तो कैसा क्या प्रभाव होता है, उसका क्या नाम होता है, और अगर जब वो नीचे की तरफ होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कौन सी, ये कैसी परिस्थिति है? ये है वह, इसमें सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, ठीक है। सामान्य मूल्य स्तर यानी जनरल प्राइस लेवल में आपके वृद्धि आती है इसमें, ठीक है। लेकिन साथ में मुद्रा के मूल्य यानी वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी में क्या आती है? कमी, यानी दो दिशा, यानी परिवर्तन दो दिशा में कैसा रहा? मुद्रा मूल्य परिवर्तन दो दिशा में कैसा रहा इसमें? पहला पॉइंट तो देखिए आप कि प्राइस लेवल में बढ़ोतरी होती है, लेकिन साथ में वैल्यू ऑफ मनी की बात करी जाती है। वैल्यू ऑफ मनी या हम बात करें 1/p, ये क्या होता है? ये गिरता जाता है, यानी मुद्रा की मात्रा तो बढ़ती है लेकिन मुद्रा का मूल्य गिरता हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा अपस्फीति, जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं, हटाती हैं तथा इस सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट आने की वजह से मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है और मुद्रा के मूल्य में भी वृद्धि आती है। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस लेवल है, सामान्य प्राइस लेवल जो है, जनरल प्राइस लेवल आपका क्या है? यह गिरता है और इसके गिरने की वजह से आप कह सकते हैं कि मुद्रा की क्रय शक्ति यानी खरीदने की शक्ति में वृद्धि होती है और इस वजह से आप कह सकते हैं कि मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या है? उसमें बढ़ोतरी होने लगती है। दोनों सिचुएशन को आप समझिए, मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति, दोनों में क्या डिफरेंस है। आगे हम अगर देखते हैं तो मुद्रा के जो मूल्य हैं उसमें जो परिवर्तन होता है, इन परिवर्तनों के चार रूप हैं। कौन कौन से हैं? मुद्रा प्रसार, सेकंड है मुद्रा संकुचन या अपस्फीति जिस डिफ्लेशन, तीसरा है मुद्रा संस्फीति रिफ्लेशन, और चौथा है मुद्रा अविस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन। तो अगर आप इसको डायग्राम में देखेंगे, इस परिस्थिति को अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो आप ये देखिए कि आप ये सामान्य मूल्य स्तर जनरल प्राइस लेवल है, जो कि आपका एक माने औसत प्राइस लेवल की बात की जाती है, सामान्य प्राइस स्तर, जो कि एक सीधी रेखा के रूप में है। अब अगर मान लीजिए मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन आ रहा है और इन परिवर्तनों की वजह से सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी हो रही है और आप कह सकते हैं मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ रही है। तो यह जो ऊपरी ये ओ एक्स अक्ष पर जब हम देखेंगे, ओरिजिन पॉइंट से जो ये ऊपर की तरफ उभर रहा है, यह इन्फ्लेशन कहलाता है। इस परिस्थिति में क्या होता है? क्योंकि कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, कीमतों के साथ में आउटपुट में भी बढ़ोतरी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, यानी अर्थव्यवस्था में एक आप कह सकते हैं प्रसार की स्थिति आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जब एक उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद में आप ये देखिए कि मुद्रा का मूल्य गिर रहा होता है, लेकिन यह है कि नेगेटिव में जा रहे हैं सारे और ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि जो मुद्रा का मूल्य है वह गिर रहा है, लेकिन वह जीरो तक नहीं, यानी जीरो तक नहीं, जीरो से ऊपर तक का जो पॉइंट है, यानी गिर तो रहा है लेकिन जीरो तक नहीं पहुँचा है। तो इस परिस्थिति को हम डिसइन्फ्लेशन की स्थिति कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है? यहाँ पर जो मुद्रास्फीति है उसके दर में गिरावट आती है। इसको अभी हम आगे समझते हैं। आगे इसके बाद देखिए कि जीरो के पॉइंट के बाद में, इस बिंदु के बाद में आप यहाँ से इसके बाद में अगर मुद्रा के मूल्यों में जो परिवर्तन है, आप कह सकते हैं या मुद्रा की कीमतों में कमी और ज़्यादा हो रही है और मुद्रास्फीति नेगेटिव जा रही है,
ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि नेगेटिव मीन्स कैसे, कि -2% या -3% या -4%, यानी गिरावट आ रही है उसके अंदर। ठीक है, मुद्रास्फीति में एक तरीके से नेगेटिव जोन में जा रहा है बिल्कुल। तो ये आपका क्या कहलाता है, डिफ्लेशन कहलाता है। डिफ्लेशन से आगे, चूँकि ये ऐसी परिस्थिति है जब कीमतों में कमी आ रही होती है, कीमतों में कमी की वजह से उत्पादन कम हो रहा होता है, उत्पादन कम होने से रोजगार कम हो रहा होता है, आय कम होती है। तो ऐसी परिस्थिति में चूँकि अर्थव्यवस्था रिसेशन में जा रही होती है, आप कह सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि निम्नतम पॉइंट पर पहुंचने के बाद में गवर्नमेंट के द्वारा अतिरिक्त प्रयास किए जाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था में सुधार की स्थिति उत्पन्न हो सके। ऐसे में गवर्नमेंट के द्वारा जो इंटरफेरेंस की जाती है, फिस्कल और मॉनेटरी जितनी भी, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मुद्रा की मूल्यों में गति आती है, या आप कह सकते हैं उनमें वृद्धि होती है। और ये जो वृद्धि जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जानबूझ के की जाती है, इसमें चूँकि कीमतें बढ़ रही होती हैं और ये गवर्नमेंट के किए गए कार्यों का नतीजा होता है, इसे हम रिफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं अपनी समस्याओं। ठीक है, तो मुद्रा मूल्य स्तर में परिवर्तन के 4 रूपों के बारे में हमने देख लिया। इन्फ्लेशन, सेकंड डिफ्लेशन, थर्ड मुद्रा संस्फीति रेफ्लेशन, और मुद्रा अविस्फीति डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर हम डिफ्लेशन की बात करें तो डिफ्लेशन होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये आप ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपका ये चल रहा है, ये डिफ्लेशन को शो करता है। ठीक है, यहाँ से 0 के बाद से आप ये देखिए, ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट डिफ्लेशन को शो कर रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं डिफ्लेशन क्या होता है, सस्टेन्ड रिडक्शन इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस, यानी कीमतों में लगातार निरंतर होने वाली कमी। ठीक है, गिरावट है ना। और ये जब आप, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि कीमतों में लगातार गिरावट। देखिए, मुद्रास्फीति और अविस्फीति, या आप कह सकते हैं अपस्फीति, ये ऐसा नहीं है कि कीमतों में सिर्फ एक बार उतार चढ़ाव आया फिर उसके बाद में नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें कीमतों में अगर परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन निरंतर चलता हुआ रहेगा। अगर मुद्रास्फीति होगी तो कीमतें कैसे बढ़ेंगी, 2, 3, 4, 5, माने इंक्रीजिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में बढ़े, 2, 3, 4 के क्रम में, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, लेकिन वो बढ़ते हुए रफ्तार में होगी। ठीक है, इसी तरीके से गिरावट आएगी तो गिरावट भी क्या है कि वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी, यानी वो रिडक्शन जो भी होगा वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अच्छा, अब ये है कि डिफ्लेशन जब होता है तो इससे क्या होता है कि डिफ्लेशन में आप ये देखिए, मुद्रा अपस्फीति के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ता है, क्योंकि आप कह सकते हैं अपस्फीति के अंदर कीमतों में गिरावट आ रही है। बार बार बात कर रहे हैं कि यहाँ प्राइस के ऊपर, प्राइस में गिरावट आ रही है, क्योंकि कीमतों में गिरावट आ रही है। उपभोक्ताओं को ये लगता है कि कीमतें आगे भी गिरेंगी, इस वजह से वो क्या करेंगे, अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति को पोस्टपोन कर देंगे। वो वर्तमान में जितनी भी उनकी इच्छाएँ हैं या उनकी जो डिमांड है, उनको वो क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे। इस वजह से अर्थव्यवस्था में जो जितना उत्पादन हुआ है उस उत्पादन की खपत नहीं हो पाएगी। खपत नहीं होने की वजह से व्यापारी क्या करेंगे, व्यापारी और उत्पादन नहीं करेंगे, और अधिक उत्पादन नहीं करने से क्या होगा कि रोजगार नहीं बढ़ेगा, यानी रोजगार गिरेगा। ठीक है, अब आगे रोजगार गिरेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि उत्पादन में कमी आएगी। ठीक है, उत्पादन में कमी आने की वजह से आगे क्या होगा कि चूँकि कीमतें गिरती जा रही हैं, अब कीमतों की गिरने की वजह से जो उपभोक्ता है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी और टाइम पर करेगा, ये सोचकर कि कीमतें अभी तो और गिरेंगी, और उनकी जो ये एक्सपेक्टेशंस की कीमतें और गिरेंगी, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपस्फीति के लिए को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अपस्फीति का मतलब हो गया कि जब पूर्ति डिमांड से ज़्यादा होती है, इसको हम कह सकते हैं कि कारण। अपस्फीति के कारण क्या है, अपस्फीति के कारण है जब उत्पादन की पूर्ति उसकी डिमांड से अधिक है। अब चूँकि उत्पादन की पूर्ति डिमांड से अधिक होगी तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो व्यापारी है वो अधिक उत्पादन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन रखा हुआ है, वस्तुएं रखी हुई हैं, खरीदार नहीं आ रहे हैं।
तो ऐसी परिस्थिति में वो ज़्यादा उत्पादन नहीं करेंगे, और जब वह ज़्यादा उत्पादन नहीं करेंगे तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा, और रोज़गार नहीं मिलेगा तो लोगों को आय कहाँ से मिलेगी, आय नहीं मिलेगी तो खर्चा नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा तो फिर व्यापारी और ज़्यादा उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, तो ये सर्कल चलता ही रहेगा। इस और दूसरी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं, एक और कारण इसका अपस्फीति का, कि अगर मनी डिमांड मनी सप्लाई से ज़्यादा होती है ना, मनी डिमांड यानी लोगों के द्वारा मुद्रा की अधिक मांग की जा रही है, मुद्रा की पूर्ति कम पड़ रही है, तो ऐसी परिस्थिति में भी अपस्फीति होगी, यानी इनसफिशिएंट मनी सप्लाई जो होती है, यानी कह सकते हैं कि उत्पादन बहुत सारा पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन उस उत्पादन को यूज़ लेने के लिए जो मनी चाहिए खरीदने के लिए, वो मनी बहुत कम है, लोगों के पास में नहीं है, या लोग बहुत कम पैसा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब लोगों के पास पैसा कम क्यों रहेगा, क्योंकि उनका रोज़गार छीन गया एक तरीके से, है ना। तो रोज़गार कम होने की वजह से उनके पास में मनी कम रहेगी, मनी कम रहेगी तो वो क्या करेंगे, उत्पादन जितना भी है उस उत्पादन को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा। अब चूँकि उत्पादन पूरी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा, इस परिस्थिति में क्या होगा कि जो व्यापारी है वो क्या करेंगे, वो उत्पादन और कम कर देंगे। तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि बहुत कम मुद्रा है जो अर्थव्यवस्था में रन कर रही है, और उत्पादन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये दोनों आपस में मैच नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से क्या है, डिफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, ये होता है आपके डिक्रीज़ इन इन्फ्लेशन रेट, यानी इन्फ्लेशन रेट में डिक्रीज़ आता है, ठीक है ना। ये कब स्थिति उत्पन्न होती है, देखिए जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन क्या है, जनरल प्राइस लेवल में बढ़ोतरी, ये बढ़ रहा है प्राइस लेवल आपका, ठीक है, और इस प्राइस लेवल में बढ़ोतरी होने की वजह हो गया, ठीक है, अब आप सबसे उच्चतम पॉइंट पर पहुंच गए हैं, जहां पर सबसे मैक्सिमम प्राइस जो होनी थी वो बढ़ चुकी है। अब इसके बाद में प्राइस में कीमतों में गिरावट आएगी, तो ये जो कीमतों में जो गिरावट आ रही है, जिसे आप ये इस तरीके से देख रहे हैं, और लेकिन 0 पॉइंट से पहले पहले, ठीक है ना, 0 पॉइंट से पहले पहले ये जो गिरावट है, ये गिरावट क्या कहलाती है, आपकी डिसइन्फ्लेशन कहलाती है, यानी मुद्रास्फीति की जो दर है ना, मुद्रास्फीति की जो दर है उस दर में गिरावट, यानी मुद्रास्फीति पहले 5% है, 5 से फिर 4% आती है, 4 से 3%, और कब तक रहेगी ये डिसइन्फ्लेशन, जब तक कि आप 0 पर नहीं पहुंच जाते हैं। 0 के नीचे जाने के बाद में वो स्थिति डिफ्लेशन की कहलाएगी। तो डिसइन्फ्लेशन कहाँ तक है, जहाँ तक आप 0 तक नहीं पहुँच जाते, वो आपके डिसइन्फ्लेशन की स्थिति रहेगी। आगे देखते हैं, अब हम बात करते हैं रेफ्लेशन की। रेफ्लेशन क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा डेलिबरेटली अटेम्प्ट किया जाता है। अब आप यहाँ देखिए, डिफ्लेशन का पॉइंट आ गया अपने पास में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कीमतों में जो गिरावट आ रही है वो गिरावट बहुत ज़्यादा होती जा रही है, और नेगेटिव आप इसको कह सकते हैं। ये गिरावट का रूप कैसा है कि -2, -4, -7, इस तरीके से, है ना, परसेंटेज रूप में, इस तरीके से ये जो गिरावट आ रही है, यानी 0 पॉइंट के बाद में जो गिरावट आ रही है वो डिसइन्फ्लेशन, वो डिफ्लेशन कहलाता है, ठीक है। ये ऐसी स्थिति होती है, ये मंदी की स्थिति आ जाती है। इस मंदी की स्थिति में क्या है कि कीमतें बहुत नीचे स्तर पे पहुंच जाती है। देखिए कीमतें बहुत नीचे स्तर पे पहुंच गई हैं, कीमतों के नीचे स्तर पे पहुंचने की वजह से भी लोग मांग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे कीमतें और कम होने वाली हैं। कीमतें और कम होने की स्थिति में क्या, इस आशा में वो अभी वर्तमान में उपभोग नहीं कर रहे हैं। उपभोग नहीं करने से व्यापारी क्या करेगा, व्यापारी प्रोडक्शन कम कर देगा। प्रोडक्शन कम करने से क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया। एम्प्लॉयमेंट कम होने से क्या हो रहा है कि लोगों के पास में इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो फिर वो क्या है कि डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने आप सर्कल चलता चल रहा है। अब आप इसमें देखिए, ऐसी परिस्थिति में चूँकि इससे
तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, जानबूझ के खर्चा करने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट के द्वारा राजकोषीय और मौद्रिक नीति के माध्यम से जानबूझ के इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मनी आप कह सकते हैं पुश की जाती है, डाली जाती है, ठीक है, इन्फ्यूज़ की जाती है ऐसी परिस्थिति, ताकि लोगों के पास में मुद्रा आए, लोग खर्च करें और व्यापारी उत्पादन करें। तो ऐसी परिस्थिति में जब गवर्नमेंट के द्वारा जानबूझकर अटैम्प्ट किया जाता है और उसके इस अटैम्प्ट से कीमतों में बढ़ोतरी होती है, ठीक है, कीमतों में बढ़ोतरी होती है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर आप देखिए कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है और इस वजह से ये कीमतें कम हो के ऊपर की तरफ जाते हैं और जब ये 0 पॉइंट तक आता है तो ये जो परिस्थिति आती है ये क्या कहलाता है, आपका रेफ्लेशन कहलाता है। यानी ये गवर्नमेंट की तरफ से अर्थव्यवस्था को में जान फूंकने के लिए या अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए किया गया प्रयत्न होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मुझे लगता है काफ़ी कुछ समझ गए होंगे आप इन चारों में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा इनके जो टर्म हैं उनको अच्छे से समझिए कि ये होता क्या है, किस तरीके से कार्य करता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।